हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया पार्ट है, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो वैकेंसी निकला था केमिकल ऑपरेटर पीसीएम का, जो आईटीआई रिलेटेड पोस्ट के साथ आपका निकला था, जो पीसीएम के वैकेंसीज थे, उसका आपको मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट लेके आया हूँ। इसके साथ हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आपका जो भी डोमेन और रिलेवेंट सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे, किसका, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सो मैंने कहा था एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट करूंगा। उस सीरीज का नाम है रैपिड फायर सीरीज, जिसका आज पार्ट 1 है। इसी तरह हम सीरीज के एंड तक में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और आप अगर अभी से नहीं भी स्टार्ट किए अपनी तैयारी, तो बस इस वीडियो को देखिए, जितने भी सीरीज के वीडियो आ रहे हैं आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले एक बात और बताना था, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिकल ऑपरेटर के आए हुए हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो स्टार्ट किया था जिसमें 3 और 4 पार्ट्स है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन का यूज किया जाता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो द रिएक्शन दैट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली आपको बहुत एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और साथ में ये इसीलिए आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। बहुत बार रिएक्शन के अंदर क्या होता है वो आपको पूछा जाता है। अगर आपको रिएक्शन याद नहीं भी है, तो किस तरह का प्रेसिपिटेट वहां से निकलता है, किस कलर का प्रेसिपिटेट, और फाइनल बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पीसीएम का एग्जाम दे रहे हैं तो। They will not react. Large amount of hydrogen release. Yellow precipitate of lead iodide and potassium nitrate will be produced. Evolution of gas will occur. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। लीड आयोडाइड का येलो प्रिसिपिटेट बनता है। ऐसे और एक क्वेश्चन बना के भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कलर का प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि येलो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म बाय लीड आयोडाइड एंड द बाय प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट विल बी पोटेशियम नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, from the following which one is an example of chemical reaction। इनमें से केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है? तो केमिकल रिएक्शन से हम क्या समझते हैं? तो केमिकल रिएक्शन आपको खुद ही पता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा आगे कि केमिकल रिएक्शन में जो भी होता है उसमें क्या होता है, न्यूली सब्सटेंस फॉर्म होता है आपका। एक तो आपका न्यूली सब्सटेंस फॉर्म होता है, और साथ में आपका कुछ रिएक्शन उसमें मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन कुछ होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको सिंपली समझना है तो बस ये याद रखिए कि कोई न्यूली सब्सटेंस इसमें फॉर्म्ड होगा। ठीक है, जो कि फिजिकल रिएक्शन में नहीं होता है। फिजिकल में कोई न्यूली सब्सटेंस फॉर्म्ड आपका नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूली सब्सटेंस फॉर्म। ये आपको बेसिक, आपका सबसे बेसिक चीज बता रहा हूँ केमिकल रिएक्शन का, ताकि आप एग्जाम्पल देख के आप आंसर टिक कर सके कोई भी एग्जाम में। ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स अगर फर्मेंटेड होगा तो वो सड़ जाएगा, कुछ अलग टाइप का नया प्रोडक्ट बन जाएगा और गंदा उसमें से स्मेल आएगा, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। तो ये तो आपका केमिकल रिएक्शन में जा रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का जो ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या होता है, आपका डाइजेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है। तो अगर उसमें भी आपका क्या हो रहा है कि न्यूली सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, वहां से फूड का ब्रेक डाउन होके वो डाइजेस्ट होगा एंजाइम्स की मदद से, फिर एनर्जी का कन्वर्जन होगा। तो इसमें भी न्यूली सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आपको पता है मिल्क से कर्ड बन जा रहा है, तो इसमें भी न्यूली सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। तो सारे ही ऑप्शन आपके केमिकल रिएक्शन के। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जितने भी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा ताकि आंसर आपको याद रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जिसमें आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका क्या होगा, तो इसमें आपका क्या होगा कि लॉस ऑफ आपका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसमें आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम बोलते हैं, या फिर आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कोई भी चीज हो रहा है तो आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। आप इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यही दो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दो पार्ट पता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन और
लॉस ऑफ ऑक्सीजन सॉरी और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे इससे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए इसमें पूछा है डज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन में लग रहा है कुछ गलती हो गया है, यहाँ पे होगा डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों ऐसा मैंने कहा, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन शो करता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन शो करता है, तो दो ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि कौन सा इसमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, बाकी ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो क्वेश्चन आपका होगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, the image shows in the reaction between zinc and hydrogen which of them shows oxidation। ये आपका इमेज जो दिखाया गया है, नीचे थोड़ा इमेज आ गया है, इनमें से ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है। तो मैंने आपको अभी कहा कि जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन का लॉस होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हम बोल सकते हैं उसे। तो इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन के केस में आपका इलेक्ट्रॉन का जहां पे लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक से आपका क्या बन रहा है, तो मैं सिर्फ जिंक को ले रहा हूँ, तो जिंक से आपका क्या बन रहा है, जिंक 2+ बन रहा है। जब भी हमें केमिकल रिएक्शन में पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज अगर लॉस होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो उस एलिमेंट या उस जो एटम है उसमें आपका पॉजिटिव साइन लग जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है तो 2 पॉजिटिव इसके ऊपर लग गया, और इलेक्ट्रॉन का लूज होता है तो आपको पता है कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का काम करता है। और इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो आपका हाइड्रोजन पहले H+ था, अब वो क्या बन जा रहा है, H बन जा रहा है, H2 बन जा रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि दो हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। आपको याद रखना है जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो पॉजिटिव साइन हट जाता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव साइन लग जाता है। तो जिसमें भी आपको पॉजिटिव साइन दिखेगा वो आपका क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। सो द ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, कि जिंक से आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज होके ये आपका जिंक 2+ बन गया है। ठीक है, और जहां भी इलेक्ट्रॉन का लूज होगा इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन रखे हैं साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं कि आपको कोई क्वेरी नहीं आए, और इस तरीके के जितने और क्वेश्चन है आप कर सकें, ताकि अगर एक का एक्सप्लेनेशन हमें पता है तो जैसा भी रिएक्शन मिल जाए आप यहाँ से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सब पता कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल वायर डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होता है, तो इट्स लेंथ, इट्स थिकनेस, इट्स स्पेस, इट्स शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल। तो आपका जो रेजिस्टिविटी होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये रेजिस्टिविटी का इस तरीके का आपका साइन होता है। जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट आपका बनता है उसको ही हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रो है ये आपका रेजिस्टिविटी है, और ये किस पे डिपेंड होता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे आपका रेजिस्टिविटी डिपेंड होता है। Question number 7. Two devices are connected between 2 points say A and B in parallel. The physical quantity that will remain same at that 2 point is। तो अगर कोई भी दो क्वांटिटी है A और B, अगर ये पैरेलल में है, ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी अगर पैरेलल में आपका कंबाइन किया हुआ है, पैरेलल में इसका अगर कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का आपका होता है। ठीक है, अगर इस तरीके का आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि डायग्राम बनाना थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है इसमें। ठीक है, तो इसे मैं रब कर देता हूँ, डायग्राम में यहाँ नहीं बना रहा, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, तो ए और बी अगर पैरेलल से कनेक्ट होता है, अगर ए और बी पैरेलल से कनेक्ट होता है तो आपको सिंपली याद रखना है कि इसमें जो आपका वोल्टेज है वो हमेशा सेम रहता है, इसमें जो आपका वोल्टेज होता है वो हमेशा सेम रहता है, दैट इज द वोल्टेज विल रिमेन सेम, दैट विल द वोल्टेज विल रिमेन सेम। तो इसमें आपका वोल्टेज सेम हो जाता है अगर ए और बी पैरेलल में कनेक्ट है। और अगर कहा जाए कि ए और बी कोई भी दो चीज है और वो अगर सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या चीज सेम होगा आपका, तो यहाँ पे अगर सीरीज में कनेक्ट है तो ये आपका करंट सेम रहता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या आपका सेम रहेगा, सो द करंट विल बी सेम इन दिस केस। तो आप
अब से इस तरीके के क्वेश्चंस का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? सो द वोल्टेज विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज द केस इज ऑफ पैरेलल। पैरेलल का केस आपको कहा गया था, अगर इसी जगह सीरीज का कहा जाता तो करंट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? तो वोल्ट एम्पियर, किलोवाट आवर, वाट सेकेंड या जूल सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका किलोवाट आवर। आपको यूनिट भी याद रखना है। यूनिट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली भी पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से सबका यूनिट आपको देखना है। और जूल और किलोवाट रिलेटेड जितने भी आपके यूनिट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट? करंट और रेजिस्टेंस का क्या आपका रिलेशनशिप होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे आप फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलेंगे। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशन होता है, इस तरह से आप डायग्राम को बना लीजिएगा और यहाँ पे लिखना है आपको वी आई आर। इस तरीके से अगर आपको याद है वी आई आर तो आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। V इज इक्वल टू आई आर। देखिए V इज इक्वल टू आई और आर, आई आर साथ में है तो मैंने आई आर इधर लिख दिया, V इक्वल टू आई आर। उसके बाद अगर आपको I पूछा जाए तो ऊपर कौन सा आपका V है, तो ऊपर V का V रहेगा और नीचे डिवाइड में आपका R आ जाएगा। देखिए इसे लर्न करना कितना आसान है। मैंने I कहा तो V बाई R, ठीक है। और अगर मैंने V कहा था इससे पहले, V कहा था तो यहाँ पे क्या हुआ था आपका आई आर साथ में है तो दोनों मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया इधर। उसके बाद अगर मैं आपसे R कहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका V बाई आई। तो ये आपका क्या हो जाएगा V बाई आई। V बाई आई हो जाएगा R के लिए। R को मैंने रख दिया और यहाँ से क्या बन गया आपका V ऊपर था I नीचे था, सो इट विल बी V बाई आई। तो ये याद करना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। V आपका यहाँ पे क्या है? वोल्टेज है। V आपका यहाँ पे वोल्टेज है। उसके बाद आपका I इज योर करंट, I इज योर करंट है। और यहाँ पे आपका R क्या होता है? तो आपका रेजिस्टेंस होता है। तो तीनों का तीनों फॉर्मूला जो इससे बनता है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि V कहाँ पे होता है, I कहाँ होता है, R कहाँ होता है। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट। तो रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे? ये रहा आपका रेजिस्टेंस। और करंट कहाँ है? नीचे। जब भी कोई भी फॉर्मूला में अगर ऊपर और नीचे को रिलेट करना होता है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को रिलेट करना होता है हमें, तो क्या होता है? ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये घटेगा आपका। तो इनवर्सली ये दोनों काम करते हैं, ऊपर नीचे, और साथ साथ वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था हमें कि रिलेशनशिप रेजिस्टेंस और करंट का क्या है, तो दोनों ऊपर नीचे है तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनली काम करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इस तरीके से हम शो भी करते हैं इसे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? इसमें वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता क्या है। तो वोल्टेज का आपका जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज का आपका जो फॉर्मूला होता है, देखिए इधर से, वर्क डन। वोल्टेज का आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपन चार्ज। वोल्टेज का आपका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपन चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसी को तोड़ के आपको देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या होता है आपका Q। तो ये आपका जो Q है, ये आपका क्या है? चार्ज है। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से आपका ये हो गया चार्ज, आई आपका यहाँ से हो गया करंट, और टी आपका टाइम है। ठीक है, टी आपका क्या है? यहाँ पे जो टी दिया हुआ है ये आपका टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर क्यू का हमें वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी। और हमें वोल्टेज निकालने को ही कहा गया है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका? वर्क डन डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका क्या है? यहाँ पे वर्क है। सो द करेक्ट आंसर विल बी वर्क डन अपन। करेक्ट आंसर विल बी वर्क डन अपन। और क्यू हमने अभी देखा फॉर्मूला क्या हमने डेराइव किया था? आई इंटू टी, जो आपको याद भी रखना है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए वर्क डन अपन करंट इंटू टाइम। हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए इसमें सिर्फ चार्ज है, टाइम ऊपर है, इसमें चार्ज इंटू टाइम है, कोई इनमें से कोई करेक्ट नहीं है।
ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। और आपको बहुत बार चार्ज का यूनिट भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज होता है इसका यूनिट क्या होता है, आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये भी आपको मेमोराइज करके रखना है कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो आपका है कूलम। ठीक है, COULUMB। सो द करेक्ट आंसर विल बी कूलम फॉर द यूनिट ऑफ चार्ज। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर करंट का आपको यूनिट पूछा जाए, करंट का आपको अगर यूनिट पूछा जाए, ये मैंने प्रीवियसली भी आपको जो मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी मैंने ये सब क्वेश्चन आपको कराया है बेसिक के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है आपका, इसका आपका करेक्ट आंसर होता है एम्पियर। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Question is, a student wants to extract energy from fossil fuel. Which process would help him to extract the energy from fossil fuel? तो अगर कोई स्टूडेंट को फॉसिल फ्यूल से एनर्जी निकालना है, तो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है, तो आपके हीट एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। और फॉसिल फ्यूल से हीट एनर्जी कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही प्रोसेस हो सकता है इसके लिए। अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर दें तो उससे क्या होगा, आपका हीट एनर्जी क्या होगा, आपका एक्सट्रैक्ट होगा। हीट एनर्जी विल बी एक्सट्रैक्ट। और हीट एनर्जी के लिए ही हम फॉसिल फ्यूल्स को क्या करते हैं, आपका बर्न करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है आपका बर्निंग, सेकेंड इज क्रिस्टलाइजेशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कंडेंसेशन भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, डिस्टिलेशन भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये तीनों केमिस्ट्री के प्रोसेसेस है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप कोई ऑप्शन पढ़ के भी एलिमिनेट कर सकते थे कि ये तीनों का कोई रिलेशन नहीं है इस टॉपिक से, जो कि कंटेक्स्ट के बाहर है। यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इस तरीके से भी इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल का एनर्जी से रिलेटेड ये कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, जो कि क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन और आपका डिस्टिलेशन है। क्वेश्चन, which of this process explains the extraction of energy from wind to generate energy for a water lifting pump? Conversion of mechanical energy of wind into kinetic energy, conversion of kinetic energy of wind into mechanical energy, conversion of mechanical energy of wind into potential energy, conversion of potential energy of wind into mechanical energy. So the correct answer will be, ये जो आपका kinetic energy होता है wind का, उसी को mechanical energy में convert करता है। आपको ध्यान रखना है कि जो जो आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका विंड का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आपका किस में कन्वर्ट करता है, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? बायोगैस को क्यों गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर किया गया है? एज इट प्रोड्यूस एसएस, एज इट प्रोड्यूस मीथेन, एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, एज इट डिकम्पोजेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे इसलिए गुड कंसिडर किया गया है सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये जब जलता है तो ये स्मोक रिलीज नहीं करता, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14. A student studies that the efficiency of a fuel can be increased using new technologies. How does increased efficiency benefit human and the environment? इस तरीके से का केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें किसी स्टूडेंट को मान लिया कोई नाम दे दिया, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या पूछा है इसमें, आपका एफिशिएंसी किसी फ्यूल का इंक्रीज कैसे करा जा सकता है, मतलब कहा जा सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी से आपका इंक्रीज हुआ है। हाउ डज द इंक्रीज एफिशिएंसी बेनिफिट ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट? कैसे वो हेल्प करेगा ह्यूमंस के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी? तो प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल विल इंक्रीज, अगर फ्यूल बढ़ जाए तो नहीं, अगर फ्यूल बढ़ेगा तो उसके लिए भी कुछ एक्सटर्नल आपको सामान लगेंगे, तो उसका एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ा इससे। कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन विल डिक्रीज, अगर दाम कम हो जाए तो एफिशिएंसी कहाँ बढ़ा? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसका वर्क करने का जो कैपेसिटी है, जो उसका क्षमता है वो बढ़ जाए। तो ऐसा तो नहीं हुआ आपका। अमाउंट ऑफ फ्यूल इन रिजर्वायर विल इंक्रीज, फ्यूल अगर ज्यादा देना पड़ रहा है तो कहाँ से एफिशिएंसी बढ़ा उसका? पॉल्यूशन एंड कंजम्पशन विल डिक्रीज, देखिए आपका पॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, और कंजम्पशन का मतलब कि वो कम फ्यूल लेगा। कम फ्यूल लेगा तो हमारे लिए एफिशिएंट है, क्योंकि कम कम फ्यूल में ज्यादा काम करेगा वो, तो एफिशिएंसी यहाँ पे दिख रहा है। और पॉल्यूशन भी नहीं वो करेगा, आपका पॉल्यूशन को भी डिक्रीज करेगा, तो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा, आपका सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देख के भी अगर थोड़ा सा नॉलेज लगाए तो आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पहले एक दो ऑप्शन पढ़ के आपको
आंसर टिक नहीं कर देना है, पहले आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, ऑप्शन पढ़ पढ़ के आपको देखना है और सारे ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करना है और जो करेक्ट आंसर होगा फिर आपको खुद पे खुद पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इज नॉन डिग्रेडेबल। तो नॉन डिग्रेडेबल इनमें से कौन सा है, प्लांट वेस्टेज, यूज्ड टी बैग्स, polythene bag, plastic toys, used tea bags, paper straw, old clothes, broken footwear। तो ये जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है इनमें से पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक टॉयज होता है। तो ये आज का बेस्ट 15 क्वेश्चंस था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट था। और मैंने इससे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इससे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसी केमिकल ऑपरेटर के लिए, तो उसका 3 to 4 पार्ट्स मैंने आपको कराए थे, जो कि आपका सीरीज मैंने नहीं बनाया था, बस 3 to 4 पार्ट्स कराए थे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा जाके जरूर उस वीडियो को देखिए, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है उस वीडियो से। और उसके बाद आप रैपिड फायर का ये सीरीज ज्वाइन कीजिए, इससे बाहर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप एक कोई अच्छा सा बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि अगर कोई बुक फॉलो भी करना है तो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी 10 तक अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा इनफ है, और मैं जितने क्वेश्चंस करा रहे वो तो आपको टाइम टू टाइम करना ही है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अभी तक अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस फ्री कंटेंट का ये फ्री कंटेंट सबको मिल सके और सब कोई इसे एक्सेस कर सके। थैंक यू गाइस।